7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक गाज़ा में जो होता रहा वो हम सब पर रोशन है। दुनिया की जदीद तारीख़ में जहाँ जंग से, बर्बरियत से, जुल्म सितम से जो तबाही मस्ती है और नस्ल कशी की जो तारीख़ मुरतब होती है, इसराइल की जानिब से गज़ा में जो बमबारी हुई, फ़ज़ाई ज़मीनी हमले जो हुए, उससे जो तबाही हुई है, इसकी मिसाल शायद ही कहीं और हमें मिलती है। 7 अक्टूबर 2023 से 19 जनवरी तक तकरीबन 15 महीनों में जो हालात गज़ा के हुए हैं वो सब पर रोशन हैं। सिवाय चंद इंटरनेशनल चैनल्स के जैसे कि अल जज़ीरा है, BBC और डेमोक्रेसी नाउ, दूसरे चैनल्स इससे चश्मपोशी करते रहे, आंखें चुराते रहे। प्रिंट मीडिया में भी कुछ ऐसे अखबारात हैं जहां पर अंदरूनी सफ़ात में ये न्यूज़ फ्रंट पे से आती थी, अंदरूनी सफ़ात में आकर न्यूज़ बिल्कुल गायब ही होती चली गई। मगर इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, उसकी पामाली जिस तरह से हुई है, दुनिया के कोने कोने में बसने वाले हर अमन पसंद और जो बाशऊर जो शहरी रहे हैं, कॉन्शियस जो सिटीजन्स रहे हैं, पीस लविंग सिटीजन्स रहे हैं, वो जानते हैं कि इस तरह की नाइंसाफ़ी बदनुमा दाग है इंसानियत पर। जंग को रोकने की कोशिशें मिस्र की जानिब से, कतर की जानिब से होती रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस की कोशिशें बेकार सी चली गईं। साउथ अफ्रीका ने अपना मुकदमा वहाँ पर दायर किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। तो अमन के क़याम के सिलसिले की कोशिशें बिल्कुल मध्यम यानी सुस्त रफ्तार की होती चली गईं। 15 महीनों के बाद मिस्र, कतर और इसराइल के साथ इनकी सालिसी कोशिशों में तो नतीजा ये निकला कि सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जंग बंदी का ऐलान हुआ, जो परमानेंट नहीं बल्कि आरज़ी है, टेम्पररी है। इस टेम्पररी सीज़ फायर का बाकायदा इतलाक़ 19 जनवरी को हो गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ये दावा कर रखा था कि जब वो ओहदा संभालेंगे, अपने ऑफिस को अज्यूम करेंगे, उससे पहले ही वो अमन मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में, खुसूसी तौर पर गज़ा में जो जंगी हमले हो रहे हैं उसमें अमन का क़याम हो जाएगा। वैसा ही हुआ, क्योंकि इसराइल बिल्कुल इतराता है और निहत्ते गज़ा के फ़लस्तीनियों पर इसके जो हमले होते रहे हैं, हमास को मिटाने की जिस तरह की उनकी कोशिशें तकरीबी तौर पर रही हैं, हुआ यूँ कि ट्रंप ही की ईमा पर इसराइल राज़ी हो गया और जंग बंदी का ऐलान हो गया। जंग बंदी के ऐलान के बाद भी हालात ऐसे रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी गाज़ा पट्टी की तरफ रुख कर रहे थे, उन पर हमले होते रहे। एक ऐसा हमला हुआ रिफ्यूजी कैंप पर कि 80 से ज़्यादा लोग, उसमें ज़्यादा कसरत बच्चों और ख़वातीन की रही है, वो मारे गए। बताया जा रहा था कि हमास जो है जंग बंदी मुआहिदा जो है ना, सीज़ फायर का एग्रीमेंट, इसकी पूरे शराइत को नहीं मान रहा है। तफसीलात जो हॉस्टेजेस हैं इसराइल के, यरगमाल जो हैं और जो उसके प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनकी तफसीलात नहीं दे रहा है। ये बिल्कुल एक रुखी बददियानतदारी रही। बहरहाल ये जंग बंदी का जो ऐलान हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि गज़ा में जो लोग आते गए वो देखकर शशदर रह गए कि जहां वो अपने घरों में रहते थे वो मलबा होकर, बिल्कुल ढेर होकर उनके सारे मकानत हुए। चारों तरफ मिस्मार शुदा इमारतें हैं, खंडरात में तब्दील शुदा गाज़ा देखकर जब उनसे पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, वो कहने लगे हमारे टूटे हुए मकानात या खंडरात में भी हमें रहने के लिए कोई परेशानी नहीं है, इस लिहाज से कि रेफ्यूजी कैंप में जिस तरह हमें बदहवासी की ज़िंदगी, बेयारो मददगार हम ज़िंदगी गुजार रहे थे, उससे तो ये बेहतर है कि हम खंडरात में हमारे रहें। कई लोग उन खंडरात में आसपास पड़े हुए बम, बड़े बड़े बम दिखा रहे थे। ये वाज़ेह था कि इसराइल अमेरिका के बम किस तरह बेरहमी के साथ वहाँ पर दागता रहा। जब अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस की एक रिहैबिलिटेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम गाज़ा पहुंचती है बाज़ाबादकारी के लिए, रिहैबिलिटेशन करने के लिए, उसने एक अंदाजे के तौर पर यह बताया है कि 50 मिलियन टन का मलबा पड़ा हुआ है। इन खंडरात को साफ करने में कम से कम 20 साल का अरसा लग सकता है। 1.2 बिलियन डॉलर इस पर खर्च आ सकता है। ऐसी सूरत हाल में
اہل غازہ جو غازہ کے رہنے والے جیالے مرد و خواتین معمر احباب ہیں، وہ سب کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مادر وطن غازہ میں جینے کا بنیادی حق ہمیں ہے۔ انٹرنیشنل سٹیزن شپ ایکٹ کے مطابق بھی انہیں وہاں رہنے کا پورا حق ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ غزہ اسرائیل کے ساتھ جنگوں میں، حماس کے ساتھ جھڑپوں میں کئی بار اجڑتا رہا، پھر آباد ہوتا رہا۔ اجڑنا آباد ہونا اس کی قسمت کا حصہ بن گیا، مگر اس طرح کی بربادی شاید ہی کبھی رہی ہوں گی جو 15 مہینوں میں 7 اکتوبر 2023 سے 19 جنوری 2025 تک ہوتی رہی۔ اس کے مطابق یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پہلو تھا سیز فائر کا، جنگ بندی کا۔ دوسری جانب اسرائیل کی شہ پر، اسرائیل کی ایما پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا جس کو ٹرمپ غازہ پلان کہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی جو غازہ کے اطراف اکناف کے ایریا ہیں جیسے کہ ایجپٹ ہے، مصر، جورڈن، اردن ہے، وہاں یہ جو غازہ کے لوگ وہ پہنچ رہے ہیں اپنے کھنڈرات کی جانب، غازہ کے رہنے والے، ان کو وہاں بسا لیا جائے، ان کو سکونت فراہم کر دی جائے، پرماننٹ ان کو سیٹلمنٹ کر دیا جائے۔ اسی دوران عرب لیگ کے فارن منسٹرز کی ایک بیٹھک ہوتی ہے، وہاں یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے غازہ کے رہنے والوں کو ان کے مادر وطن، ان کی زمین سے ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کسی طرح کا کنڈیشن ان پہ امپوز نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب، قطر اور مصر اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی اس کی حمایت کی، پھر اس کے بعد ترکی نے بھی اس کی حمایت میں اپنے بیانات دیے۔ مگر بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جس طرح کے جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس والا معاملہ ہو گیا، ساری دنیا کے امن کا ٹھیکیدار وہی ہو گیا امریکہ۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایجپٹ اور جورڈن، یہ جو ڈسپلیسڈ لوگ رہے ہیں غازہ کے، ان کو اگر ری سیٹلمنٹ نہیں کرواتا ہے تو امریکہ سے جو ایڈ، جو سہولتیں تائید دی جاتی ہے وہ روک لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور شوشہ ٹرمپ کا سامنے آتا ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں مالک بن جاؤں گا غازہ کا، غازہ کو میں خرید لوں گا، غازہ کو میں نیلام کر دوں گا۔ پھر اس نے یہ بھی اہل غازہ کے نام پر ان کے تعلق سے ان کے ساتھ اچھے سلوک کا اس نے اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی مڈل ایسٹ میں کوئی کنٹری یہ چاہتی ہے کہ ری بلڈ کرے غازہ کو، اثر نو اس کی تعمیر کرے، تو وہ امریکہ کی نگرانی میں یہ کام کرے۔ تو یہاں آپ دیکھیں ڈپلومیسی کی غارت گری ہو گئی، اور جس طرح سے امن کو داغدار کرنے کا کام امریکہ کرتا رہا ہے، اس کے بارے میں تو گھنٹوں، دن، سال کم پڑتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ جب ٹرمپ کا یہ غازہ پلان سامنے آیا تو دنیا بھر میں کئی ممالک جو امن پسند رہے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی، کئی لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود پھر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا، دھمکی دینا شروع کر دیا کہ اگر غازہ میں جتنے بھی ہاسٹیجز اسرائیل کے ہیں، قیدی ہیں، ان کو انکنڈیشنل، غیر مشروط طور پر اگر ان کو رہا نہیں کیا گیا تو وہاں پر ایک قیامت مچا دی جائے گی، غارت گری کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، ہیل ول بروک آؤٹ، اس طرح کی جملے نے استعمال کیے۔ پھر اس کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ معاہدہ جہاں ہوا ہے کہ ایک اسرائیلی ہاسٹیج کو اگر ریلیز کیا جاتا ہے، پرزنرز کو ریلیز کیا جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو ریلیز کیا جانا چاہیے۔ یہ عمل اب چل رہا ہے۔ ابھی تازہ اطلاعات کے مطابق وہاں کے جو فارن منسٹر ہیں یو ایس کے، جنہیں سیکریٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کہتے ہیں، انہوں نے یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جنہیں کہتے ہیں، ان کی ملاقات رہی ہے بنجامن نیتن یاہو سے، جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ اسرائیل کا یہ مقصد ہے کہ دوبارہ حماس کی نگرانی غازہ میں نہ ہو، غازہ میں بسنے والے جو لوگ اجڑ گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، وہ پھر دوبارہ وہاں نہ بسیں۔ ہمیشہ اسرائیل نے حماس کے تعلق سے غازہ پٹی میں رہنے والے وہ لوگ جو پریشانیوں کا سامنا کرتے وہاں جی رہے تھے، غازہ کو اہل غازہ سے خالی رکھنے کا، پاک رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے اسرائیل۔ اسی لیے امریکہ اسرائیل کو اپنی حمایت دیتے ہوئے ایک اور اطلاع تازہ آئی ہے کہ وہاں پر 2000 پاؤنڈ وزنی، یعنی 2000 پاؤنڈ کے جو بھاری بھرکم خطرناک بم ہے، وہ وہاں پر اسرائیل کو
बाई सी रूट अमेरिका की जानिब से पहुंचाए गए हैं। एक तरफ जंग बंदी का ऐलान है, दूसरी तरफ ऐसे बम, एक एक बम का वजन 2000 पाउंड है, ऐसे तकरीबन कसीर तादाद में बारूद से लदे हुए बम पहुंचाए गए हैं ताकि अगर किसी मौका सीज फायर पूरी तरह मुकम्मल ना हो तो फिर से दोबारा इससे पहले जिस तरह की वहां पर गारत गिरी हुई है उसे मजीद तौर पर ऐसी वहशतनाक बमबारी हो कि गाजा सफाई हस्ती से मिट जाए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ममालिक जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बातें करते रहे हैं, एशिया में, साउथ एशिया में सारे ममालिक एक दो के एक्सेप्शन को छोड़कर सब खामोश रहते हैं। अरब लीग से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएगा, मगर अमेरिका दो रुखी नहीं, उसके चार रुखी नहीं, उसके कई रुख होते हैं अमेरिका की सियासत के, सभी को इसने अपनी दबोच में ले रखा है। ट्रंप आने के बाद न सिर्फ गाजा के हवाले से बल्कि दुनिया भर के अलग अलग ममालिक के हवाले से अपनी अजारादारी, अपनी सुपरमैसी को इम्पोज करने के लिए इसने हैरत अंगेज तौर पर ऐसे मंसूबे बनाए हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि सारी दुनिया उसके मुट्ठी में आ जाए। गाजा के हवाले से वहाँ के लोग जो बेबसी का शिकार हैं, वहाँ जो रसद, जो सप्लाईज रुक गई थी रफा के जरिए, वो अब जारी हो गई है। वहाँ के अस्पताल गारत हो गए हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सब बर्बाद हो गए हैं। जो रेट ऑफ लिटरेसी था अरब ममालिक में, हैरत अंगेज तौर पर सरप्राइजिंगली गाजा का 96% ऑफ द लिटरेसी रेट था। तंगी ऐसी थी कि स्कूलों, कॉलेजेस में एक दिन में 3 दिन शिफ्ट में वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। ऐसे प्रोग्रेसिव गाजा स्ट्रिप को आज एक मलबा, एक ढेर के रूप में तब्दील करने का जो जुर्म इसराइल ने किया है, उसकी हिमायत में अमेरिका ने किया है, और खामोश वो सारे ममालिक जो रहे हैं, वो लोग रहे हैं, वो सब पर इसका इल्जाम आता है। अब देखना यह है कि आने वाले हालात क्या गाजा को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए राहें हमवार करेंगी, या आर्जी सीज फायर, जंगबंदी का जो ऐलान है, क्या दरमियान में ये टूट कर बिखर जाएगा। इसराइल कई बार दावे करता रहा है कि हम तैयार हैं दोबारा जंग के लिए। अभी 2 दिन पहले ताज़ा हमले हुए हैं गाजा पर इसराइल की जानिब से। गैर ज़रूरी तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है, हिरासा किया जा रहा है, साजिश के तौर पर उन्हें और मजीद परेशान किया जा रहा है। देखना यह है कि आने वाले हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। क्या फिर से राख की चिंगारियों से अहले गाजा को गाजा में अपनी शिनाख्त बरकरार रखने का मौका मिल पाएगा? अपनी ज़मीन क्या उन्हीं के हक़ में रहेगी? ये हालात ही बताएंगे।